गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो इंडियन इक्विटी में लिस्टेड है, जिसका मैंने बहुत बार जिक्र किया है अपने वीडियोस के बारे में। हम बात कर रहे हैं V2 रिटेल के बारे में। जब इंडिया में कई वैल्यू रिटेल फैशन की बात आती है तो पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा ट्रेंड हैज़ बीन नंबर वन प्लेयर, बट नाउ इट इज़ लूजिंग द फ्लेवर ऑफ नंबर वन प्लेयर एंड इट इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द V2 रिटेल। V2 रिटेल के ओवर द वीकेंड्स ही नंबर्स आए, इसके पहले उनके बिजनेस अपडेट आए थे और V2 रिटेल ने जो अपना परफॉर्मेंसेस किया है वो काबिल तारीफ है। बिकॉज जिस तरीके से उनके रेवेन्यूज़ के नंबर्स बढ़ रहे हैं, मार्जिन भी इंचअप हो रहा है, जिस तरीके से वो नंबर ऑफ स्टोर्स की एक्सपांशन करते चले जा रहे हैं और मार्जिन के ऊपर कंट्रोल, नंबर ऑफ स्टोर्स दे आर ओपनिंग एंड इट इज़ परफॉर्मिंग नंबर वन प्लेयर इन द केस ऑफ वैल्यू फैशन रिटेल। अगर इंडिया में बात करो तो 3-4 प्लेयर्स है इस स्पेस में। कभी भी आपको ऐसे इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना है तो यू हैव टू टेक सेक्टर एज अ ओन कि कौन कौन से ऐसे बाकी प्लेयर्स है और वो किस तरीके से परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। अगर उनके कंपैरेटिवली V2 रिटेल जो भी कंपनी हो वो अगर नंबर वन रेस से प्ले कर रही है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिंग बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। और आपने देखा होगा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेस में जो लीडर होगा उसके पीछे पी रेशियो ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। आपने देखा होगा कि V2 रिटेल का पी रेशियो अभी 100 के ऊपर है। इसमें 3-4 कंपनीज है, V2 रिटेल है, स्टाइल बाजार है, आदित्य बिरला फैशन है, वेदांत फैशन है, या आपका ट्रेंड हो गया। तो आपने देखा होगा 2023-24 में ट्रेंड जैसी कंपनी 60% के ऊपर ग्रो करती थी। उनका जूडियो हो गया, वेस्ट साइड हो गया, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस किया और जिसके चलते एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द जूडियोज एक्सपांशन एंड जूडियोज ग्रोथ ओवर द ईयर्स, जिसकी वजह से ट्रेंड को उतना वैल्यूएशन भी मिला था। इसलिए आपने देखा होगा कि 1000-1200 का स्टॉक 8000 के ऊपर गया था 2 साल में। और अगर मुझे लगता है कि कौन सा ऐसा स्पेस है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, जहां पर इन्वेस्टिंग करना आसान है, समझना आसान है, तो मेरा फेवरेट प्लेयर है वैल्यू रिटेल फैशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कपड़े बेचने का काम करते हैं, लेडीज़ मेंस वेयर हो, लेडीज़ वेयर हो, किड्स वेयर हो, या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो, या जनरल मर्चेंडाइज हो, मतलब अपने घर के जो सामान होते हैं, या आपके टॉयलेट का सामान हो, या घर में जो बाकी सारी चीज़ें होते हैं, डब्बे होते हैं, टिफिन होते हैं, उनमें जनरल मर्चेंडाइज कैटेगरी में आते हैं। बाकी मेंस वियर, इथनिक वेयर और ये ट्रेडिशनल वियर, सारे चीज़ों को बेचने का काम करते हैं। ओनली डिफरेंस इज कि ये थोड़े से महंगे नहीं होते हैं। ये अपनी दुकानें टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में खोलते हैं, जहाँ पर एक अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहा है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप टायर 3 इंडिया में सिटी में गए हो कि वहाँ का कोई अगर लोकल ब्रांड हो तो अपनी दुकान चला रहा है, तो अभी क्या हो रहा है कि उस दुकान के बदले लोग V2 रिटेल जैसी चेन में जाना पसंद कर रहे हैं, जहाँ पर आपको कोई AC हो, आपको कोई क्लोथ्स के लिए आपको एक बंदा दिया जाएगा, दे विल हेल्प यू आउट। तो एक्सपीरियंसेस ऑफ बाइंग द क्लोथ्स हैज़ बीन बिकमिंग डिफरेंट। लोग ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिले। मतलब मेरी फैमिली में अगर वाइफ है, बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स है, उनको एक ही जगह पर कपड़े मिल जाए, उनको जनरल मर्चेंडाइज की चीज़ें भी खरीदनी हो तो एक ही शॉप में मॉल जैसा एक्सपीरियंस ये V2 रिटेल जैसी कंपनियां देती है। तो मेनली इसमें 3-4 प्लेयर है, V2 रिटेल, ट्रेंड हो गया, बाजार स्टाइल हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया, ये 3-4 प्लेयर्स मेनली आते हैं। तो अगर आपको कभी भी इन्वेस्टिंग को उस तरीके से देखना है, इन चारों कंपनियों को साथ में लेना है, चारों कंपनियों के ग्रोथ को पकड़ना है कि कौन सी कंपनी अच्छे स्पेस से ग्रो कर रही है, क्यों ग्रो कर रही है, और पुराने नंबर्स के ऊपर ना जाते हुए आगे आने वाले समय में कंपनी के एक्सपांशन प्लान क्या है, कंपनी किस तरीके से पैसे जुटा रही है, किस तरीके से उसको एक्सपांड कर रही है, उसको समझना ज़रूरी होता है। अगर आप आइडियलिस्टिक तरीके से सिर्फ V2 रिटेल की बात करते रहोगे तो आपको समझ नहीं आ रहेगा कि बाकी कंपनी उससे पीछे पड़ रही है या बाकी कंपनी उसके आगे कुछ काम कर रही है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंपैरिजन करना भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वीडियो में हम 2-3 कंपनियों के सेल्स के नंबर देखेंगे। मेनली मुझे लगता है कि 3 ही आदित्य बिरला फैशन इज देयर बट दे आर लूजिंग देयर एवरीथिंग, रेवेन्यू नंबर्स आर नॉट देयर। तो बेसिकली स्टाइल बाजार की बात करेंगे, ट्रेंड की बात करेंगे और V2 रिटेल की बात करेंगे। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि वीडियो की शुरुआत में कि V2 रिटेल एक दमदार परफॉर्मेंसेस दे रहा है, उसको भी डिटेल में समझेंगे। और ये चीज़ को समझेंगे कि वैल्यूएशन मैटर किस तरीके से बैठ रहा है आज के नंबर्स के अनुसार। तो अगर मैं बात करूँ कि ट्रेंड लिमिटेड, तो ट्रेंड जो है 2021, 22, 23 में बहुत ही अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंसेस दिया, 60% के ऊपर की ग्रोथ दी। स्टॉक भी 1000-1200 का 2-3 हज़ार का 8000 के ऊपर चला गया, लेकिन अभी स्टॉक जो है आधा हो गया है। उसका रीज़न है कि वहाँ जो ग्रोथ थी ट्रेंड की वो कम हो गई है। अगर मैं Q2 की बात करूँ, Q2 ओवर Q2 मतलब Q2 FY26 वर्सेस Q2 FY25 की बात करूँ तो 16% की सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ आई है। एक ज़माना था जब ट्रेंड भी 50% के ऊपर की ग्रोथ दिखाता था
2022-23 में, बाद में वो ग्रोथ कम करके 40 हो गई, बाद में वो 35 हो गई, बाद में वो 20 हो गई। अगर मैं Q1 FY26 की बात करूँ तो ट्रेंड की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिर्फ 20% की रही है। आज मैं Q2 की बात करूँ तो 16% की रही है। H1 ओवर H1 की कंपैरिजन करूँ तो ट्रेंड की जो ग्रोथ है वो 19% है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग फेज में है, ट्रेंड का जो ग्रोथ रेट है वो कम होते चले जा रहा है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी 1,56,000 मार्केट कैप की तरफ पहुंच जाती है, सारे शहरों में आपके दुकानें हो जाते हैं, तो आपको एक समय के बाद बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर कंपटीशन आ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ अलग चीज़ बेच रहे हो जो V2 रिटेल नहीं कर सकता है या स्टाइल बाजार नहीं कर सकता है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो सारे सेक्टर में सेक्टर लीडर हो, इस तरीके से मार्जिन एक्सपांड करती चली जा रही हो और अच्छा परफॉर्मेंसेस देती आ रही हो। हमें ट्रेंड ने पिछला परफॉर्मेंसेस अच्छा दिया है 22-23 में, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले आने वाले समय में भी वो वही कंटिन्यू करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अक्टूबर 2024 में ट्रेंड का टॉप लगा था, वो इसकी वजह से लगा था कि वहाँ से ट्रेंड की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइनिंग फेज में आ गई थी, क्योंकि कंपनी ने एक थ्रेशोल्ड टचअप किया था। 1 लाख मार्केट कैप के करोड़ के ऊपर उसकी कंपनी चली गई। तो इंडिया में क्या है कि छोटी कंपनी को बड़ा बनना मुश्किल है, लेकिन एक बार आप बड़े बन जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी तगड़ी कंपटीशन आती है। तो अगर मान लो कि ट्रेंड को कंपटीशन कहाँ से आ रही है, V2 रिटेल से आ रही है, बाजार स्टाइल से आ रही है, ये आदित्य बिरला फैशन से आ रही है, तो बहुत सारी जगह से उनको कंपटीशन आ रहा है। अगर मैं V2 रिटेल की बात करूं तो उनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो 86% से उन्होंने Q2 और Q2 से ग्रो किया है। हालांकि अगर मैं लास्ट ईयर Q2 की बात करूं तो वहां पर कोई वो जो दुर्गा पूजा था, मेनली ये जो V2 रिटेल कंपनी है इनके बहुत सारे स्टोर्स बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, इन सारी जगहों पर है। वेस्ट और नॉर्थ में उनका सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टोर्स है। वेस्ट और साउथ ऑफ इंडिया में उतने ज़्यादा उनके स्टोर्स नहीं है। तो V2 रिटेल की ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा स्टोर्स उनकी यूपी में है, कुछ 44 स्टोर्स है, 40 स्टोर्स बिहार में है, 20 स्टोर MP में है, उड़ीसा में उनके स्टोर्स है। तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टोर्स है, दुकानों का जो स्टोर्स है, तो वो जो है वो ईस्टर्न और नॉर्थ में आता है। इसीलिए ईस्टर्न और नॉर्थ में आप देखोगे तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल के पहले लोग जाके कपड़े खरीदते हैं, दिवाली होती है तब जाके कपड़े खरीदते हैं। लेकिन अगर ईस्टर्न इंडिया की बात करूँ तो दुर्गा पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो लास्ट टाइम जो दुर्गा पूजा मुझे लगता है वो Q3 में थी, अभी इस बार Q2 में आई है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन में आप देखोगे नंबर शूटअप नजर आएंगे। स्टाइल बाजार के अगर नंबर आप देखोगे 71% की सेल्स ग्रोथ की है Q2 और Q2 में। V2 रिटेल ने 86% की है, और जहाँ की ट्रेंड ने सिर्फ 16% की ग्रोथ दी है। इसीलिए मैं ट्रेंड को इस नंबर में नंबर 3 के प्लेयर्स के ऊपर रखूंगा, और मैं नंबर 1 प्लेयर पे V2 रिटेल का रखूंगा, और मैं उसके एनालिसिस बहुत ज़्यादा करूंगा। सिंपल बिजनेस है, जो कंपनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है और मार्जिन को इंटैक्ट रख के ग्रो कर रही है, उसको समझना ज़रूरी होता है। तो अगर मैं V2 रिटेल की बात करूँ तो 86% से अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो किया। H1 और H1 की बात करूँ तो 69% से अपने रेवेन्यूज़ को ग्रो किया। अगर मैं EBITDA मार्जिन की बात करूँ Q2 और Q2 की, तो वो जो EBITDA मार्जिन है वो भी अच्छी तरीके से एक्सपांड किया है। 13.2% से EBITDA मार्जिन एक्सपांड किया है। पैट मार्जिन की बात करूँ तो 2.4% का पैट मार्जिन उन्होंने निकाला है। अगर मैं EBITDA परसेंटेज, मतलब EBITDA Q2 और Q2 की बात करूँ तो 158% से EBITDA बढ़ा है। पैट की बात करूँ तो लास्ट ईयर Q2 में -2 करोड़ का लॉस किया था, अभी Q2 में 17 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो लगभग 990% का पैट की जंप है। आप देखोगे कि रेवेन्यू 86% से बढ़ रहा है, EBITDA 158% से बढ़ रहा है, और पैट जो है 990% से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। ये ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों मिल रहा है? क्योंकि अपने वो प्रोडक्ट मिक्स को चेंज कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स में क्या चेंज कर रहे हैं? उनका जो जनरल मर्चेंडाइज बिजनेस था, जहाँ पर वो घर के सामान बेचते थे, ये करते थे, टॉयलेट के सामान बेचते थे, घर में जो चीज़ें लगती थी, डब्बे हो गए, टिफिन हो गए, सारी चीज़ें, उसको परसेंटेज अपने स्टोर्स में कम कर रहे हैं, और अपने जो इथनिक वियर्स और ये जो मेंस वियर है इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ वो क्या कर रहे हैं कि अपनी लेवल वाले जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। वो अपनी लेवल वाले कपड़े बेचते हैं, और प्राइवेट लेवल वाले बाहर के भी कंपनी कपड़े लाके वहाँ पर बेचते हैं। तो अपना कपड़ा आप अगर बेचोगे तो वहाँ पर आपका कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट इफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। दूसरी एक चीज़, उनका जो डिज़ाइन है, अपना खुद का डिज़ाइन अभी बहुत तेज़ी से वो कर रहे हैं। 60+ लोगों की उनकी टीम है, जहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, नए नए डिज़ाइंस में वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर वहाँ से उनको कंट्रोल आ रहा है। और जैसे जैसे वो नंबर ऑफ स्टोर्स खोलते चले जा रहे हैं, उनकी जो एक हेडक्वार्टर की जो कॉस्ट होती है वो भी एक कांस्टेंट रह पा रही है, अपार्ट फ्रॉम स्टोर्स की बात अगर करें। दूसरी एक चीज़, उनको रेवेन्यू कैसे आ रहा है
क्योंकि अगर बात करो तो उनके नंबर ऑफ स्टोर 259 स्टोर्स हैं। अगर मैं स्टाइल बाज़ार की बात करूँ 250 के स्टोर्स है, और ट्रेंड की बात करूँ तो 1000 के ऊपर उनके स्टोर्स है। तो अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन में, तो सबसे कम जो स्टोर वाला कंपनी है स्टाइल बाज़ार, वो 71% से ग्रो कर रहा है 250 स्टोर्स होने के बावजूद। 259 स्टोर होने के बावजूद भी वो जो V2 रिटेल है वो 86% से ग्रो कर रहा है। और अगर हम आएंगे स्टाइल बाज़ार के ऊपर बाद में, लेकिन हम V2 रिटेल का थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि सेक्टर में अच्छे से ग्रो कर रहा है और कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। हालांकि अगर सेम स्टोर सेल्स की बात करूं, मतलब अगर आप कभी वैल्यू रिटेल अपैरल को एनालिसिस करते बैठोगे तो वहां पर आपको रेवेन्यू नंबर्स देखना पड़ेगा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितनी है। तो अगर V2 रिटेल की बात करूं तो वहां पर कुछ 23% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आई है। अगर वो नॉर्मलाइज किया जाए, दुर्गा पूजा को थोड़ा सा माइनस किया जाए और समझ आया जाए, तो 10.3% की आती है। वही उनका गाइडेंस है कि हम SSSG जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ उसको 10% रखेंगे। अगर आप MRP के ऊपर जितना वो कपड़े बेचते हैं, वो 92% ऑफ द कपड़े वो MRP के ऊपर बेचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट ना देते हुए अपने कपड़े को बेच रही है। तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर्स है उसका। अगर स्क्वायर फुट पर मंथ फिगर देखोगे, सेल्स पर स्क्वायर फुट पर मंथ की फिगर देखोगे, वो 938 है Q2 वर्स Q2। पहले कितनी थी वहाँ पर? 861 थी, या पहले 900 थी, 900 से 938 हो गई है। तो वहाँ पर अच्छी ग्रोथ है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की। अगर उसकी नेट वर्किंग कैपिटल डेज की बात करो तो वहाँ पर थोड़ा सा इंचअप हुआ है, बिकॉज बहुत ज़्यादा दुकानें इस क्वार्टर में उन्होंने खोली है। 43 दुकानें कुछ Q2 में उन्होंने खोली है। H1 में लगभग 71 दुकानें V2 रिटेल ने खोली है। तो अगर नंबर ऑफ स्टोर्स ओपनिंग करने का परसेंटेज ऑफ रेट में बात करूँ तो V2 रिटेल नंबर 1 प्लेयर पे आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से अपने स्टोर्स को ऐड करते चले जा रहा है। ये लगता आसान है लेकिन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको सिटी का हिस्सा देखना पड़ेगा, जहाँ पर रेंट कैसा है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, लोग आएंगे नहीं आएंगे वहाँ वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोज इनटू द पिक्चर। तो अगर मैं दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर चले आओ तो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो उनकी 315 है, पहले 261 हुआ करती थी। एवरेज बिलिंग वैल्यू 899 है, पहले वो कुछ 868 हुआ करती थी। तो एवरेज बिलिंग प्राइस भी, अगर कोई फैमिली वहाँ पर आती है तो एवरेज बिलिंग भी इंचअप हो रहा है, एवरेज सेलिंग प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं V2 रिटेल को। जैसे मैंने कहा सेल्स पर स्क्वायर फुट का नंबर भी पूरे स्पेस में अच्छा है। MRP के ऊपर बहुत अच्छा सेल करते हैं 92% से। नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर अच्छा सारा कंट्रोल है, बिकॉज इस क्वार्टर में तो 45 हुआ है 37 के कंपैरेटिवली नेट वर्किंग कैपिटल डेज, लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस क्वार्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा दुकानें भी खोली है। 71 दुकानें आप जो खोलते हो तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट नेट वर्किंग कैपिटल डेज में आता है। इन्वेंटरी डेज कम हो रहे हैं इनके, 108 है कुछ H1 में कंपेयर टू लास्ट H1। तो इन्वेंटरी कम होना, नेट वर्किंग कैपिटल में कंस्ट्रेंट आना। और अगर मैं बात करूं कि पिछले Q2 में कंपनी -2 करोड़ का लॉस की थी, अभी 17 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रही है, तभी तो ये नंबर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर कुछ हवा में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, कंपनी का कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखता है। सबसे मुझे बात, अगर इफ़ यू आस्क पर्सनली, आई एम गेटिंग इम्प्रेस बिकॉज ऑफ द मार्जिन। बिकॉज अगर मैं मार्जिन की बात करूँ, पहले कुछ 8.1 था Q2 में FY25 में। अगर Q2 FY26 की बात करूँ तो 13.1% का मार्जिन करती है। तो 13.1% मार्जिन, अगर मैं FY21 की बात करूँ, 22 की बात करूँ, 8-9% का मार्जिन हुआ करता था EBITDA, अभी 13% के ऊपर EBITDA मार्जिन लेके गए हैं। तो ये दर्शाता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले -2% का पैट मार्जिन हुआ करता था, -2 2021 में, 23 में जाके वो कुछ 2% हुआ, अभी 3% के ऊपर उनका पैट मार्जिन हुआ है। तो ये जो मार्जिन का एक्सपांशन है ना, और आपको ये दर्शाता है कि पर स्क्वायर फुट सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ रही है, उनके एवरेज बिलिंग वैल्यूज बढ़ रही है, नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ रहे हैं, मार्जिन बढ़ रहा है, EBITDA मार्जिन बढ़ रहा है, पैट मार्जिन बढ़ रहा है। मतलब जो भी दुकानें वो खेल रहे हैं वहाँ पर सक्सेस वो बहुत जल्दी पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी तरीके से जा रही है। अगर मैं देखता कि सेल्स के नंबर 86% से बढ़े और EBITDA में 2-3% से घटावत है तो मुझे नहीं चलेगा। तो मतलब समझ में आएगा कि डिस्काउंट देके माल बेच रहे हैं। अगर मैं उनका एक बहुत अच्छा पैरामीटर से वो देते हैं अपने PPT में कि वो MRP के ऊपर कितना सेल करते हैं, तो 92% ऑफ द सेल्स हैपन ऑन द MRP प्राइस। तो मतलब डिस्काउंट ना देते हुए भी अपने कंपनी में वो सेल्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस देती आ रही है। अगर आपने देखा होगा, जो मैंने देखा था कि नवंबर 2023 में कंपनी लॉस से प्रॉफिट हुई थी, वहाँ से स्टॉक 200 रुपये का स्टॉक अभी 2300 रुपये तक चला गया है। उसका रीज़न ही वही था, क्योंकि कंपनी जो है हर एक पैरामीटर्स के ऊपर अपने आप को साबित करती गई। आकाश अग्रवाल, जो अगर उनका कॉल सुनना, ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द एक्सपांशन स्ट्रैटेजी विच दे आर डूइंग इट। तो जैसे जैसे दिन
आगे बढ़ते गए, कंपनी ने स्ट्रैटेजीज अच्छा किया, मार्जिन्स ऊपर की तरफ लेके जाए, जो दुकानें वहाँ पर खोल रहे हैं, जो स्क्वायर्स में खोल रहे हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट है। और रेंट ज़्यादा होते हैं। अगर मान लो कि आप एक टाइप 3 सिटीज़ में जाते हो और सिटी के बीचों बीच आपको दुकान खोल रहा है, तो वहाँ पर रेंट ज़्यादा होता है। तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर्स है वो थोड़ा चल के आ सकते हैं, लेकिन सिटी के बाहर उनको थोड़ा सा रेंट कम मिलेगा, वहाँ पर बड़ा सा वो दुकान खोल सकते हैं। तो वो एक स्ट्रैटेजी अच्छी है, लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर ब्रांड वैल्यू इस्टेब्लिश हो गई तो माउथ ऑफ मार्केटिंग से भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो भी इम्पैक्ट वहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कंपनी वहाँ पर अच्छा काम कर रही है, क्योंकि रेंटिंग की जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल हो रही है, मार्केटिंग की कॉस्ट के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। 71 स्टोर्स खोलना आई मीन H1 में, दैट इज़ फैंटास्टिकली वेल। तो V2 रिटेल की बात करूँ तो सारे पैमाने के ऊपर नंबर्स अच्छे हैं। हालांकि अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो 108 का पी है, तो पी होगा ही ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक कंपनी को वैल्यू फैशन रिटेल में बात करो तो नॉर्मली इन सारे कंपनियों का पी ज़्यादा होता है, क्योंकि अर्निंग विजिबिलिटी लोगों को बहुत लगती है आगे 1-2 सालों में, और ये कंपनी बहुत छोटी है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो 1,56,000 मार्केट कैप करोड़ की कंपनी है। स्टाइल बाजार 2,000 मार्केट कैप की 2,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। V2 रिटेल की बात करूँ तो 8,500 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। तो मतलब एक रीजनेबल में है, बहुत अच्छा तगड़ा स्कोप है। अभी साउथ और वेस्ट में उतने नहीं गए हैं, वहाँ पर एक्सपांशन का बहुत ज़्यादा चांस है। अभी बिहार इलेक्शन हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर सेम आई है, तो स्ट्रैटेजीज़ को इंप्लीमेंट करना बहुत ही अच्छा हो जाता है। सारा चीज़ों का इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि यार मुझे लगता है February 25 से ये स्टॉक नहीं चला था और एक जगह पे अटक गया था। लेकिन यू नीड टू हैव अ पेशेंस इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, बिकॉज कंपनी अगर अच्छा कर रही है और ओवरऑल पूरे मार्केट का सिनारियो अच्छा नहीं रहेगा और स्मॉल कैप अगर गिरते चले जाएगा, सो यू कांट एक्सपेक्ट V2 रिटेल टू बी ऑन द टॉप बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग। नो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट इज़ अ परसेप्शन ऑन द पीपल्स इमोशनल बिहेवियर एज वेल। हर बंदा सेम तरीके से नहीं सोचता है, हर जो फंड मैनेजर है वो हर तरीके से नहीं सोचता है। तो जिसकी वजह से हमें फोकस करना है कि कंपनी का फंडामेंटल किस तरफ जा रहा है। अगर फंडामेंटल अच्छी तरीके से जा रहा है, अगर मैं SBFC फाइनेंस की बात करूँ, बहुत ही अच्छा कॉल करते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस करती है, स्टॉक एक जगह से हिलता नहीं है। बट दिस इज हाउ द इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट कि अगर आप कंपनी ने 30% की ग्रोथ दी है, सेक्टर लीडर है, तो मेरा स्टॉक ऊपर ही जाना चाहिए। नहीं भाई, यही तो, इसीलिए तो मार्केट डिफरेंट है। वो ऑफिस के में जाने जैसा नहीं है कि अगर मैं ऑफिस गया तो मुझे मैं परफॉर्म नहीं किया आया, then I'm getting the money. It's not about the investing about the patient, reserve and persistency. लेकिन जब मिलेगा तो चप्पर फाड़ के मिलेगा। 2-3 महीने में आप देखोगे, एक ही महीने में देखोगे आप 1600 का स्टॉक अभी 2300 की तरफ गया है। I'll be very optimistic about the future also about the V2 रिटेल। थोड़ा बहुत स्टाइल बाजार के ऊपर आते हैं। ईस्ट मतलब वेस्ट बंगाल में 95 उनके स्टोर्स है, लगभग स्टोर 250 है, 36 स्टोर्स को उन्होंने ऐड किया है। आसाम में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, साउथ और वेस्ट में उतना नहीं है। स्टाइल बाजार की जो ग्रोथ है वो 76% है Q2 और पैट के नंबर 300% से बड़े हैं। EBITDA मार्जिन भी अच्छा तरीके से एक्सपांड हुआ है। लेकिन मुझे एक ही प्रॉब्लम ये लगी, अगर आप स्टाइल बाजार का कॉल सुनते हो तो उन्होंने कहा है कि हम 25 to 30% रेवेन्यू गाइडेंस करेंगे FY26 में। दैट गिव्स मी अ वेरी रेड फ्लैग, बिकॉज आप Q2 में 76% से बढ़ते हो और आप कहते हो कि मेरी 25-30% की रेवेन्यू हो सकती है FY26 में। तो एक आदमी ने वहाँ पर पूछा कि आप इतना कंजर्वेटिव क्यों हो, तो उन्होंने बहुत कुछ रीज़न दिए कि हाँ हम ट्राइंग कोशिश कर रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक कंजर्वेटिव नेचर कर रहे हैं, होप वी विल बिट। उनका जो स्टेटमेंट था ना, होप वी विल बिट द रेवेन्यू, वो मुझे थोड़ा सही लगा। होप वी विल बिट मतलब क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यू आर फॉलोइंग नाइफ कंपेरेटिवली V2 रिटेल। अगर आप V2 रिटेल का कॉल अभी नहीं हुआ है Q2 का, लेकिन अब जब होगा तो आपको पता चलेगा। दे आर वेरी वेरी गुड, दे आर लाइक सेइंग, लाइक वो कभी नहीं बोलते कि हम 70-80% से ग्रो करेंगे, वो बोलते हैं 50-55% से हम आराम से ग्रो कर लेंगे अगले 4-5 सालों के लिए। वो नंबर अच्छा लगता है मुझे। अगर कोई आके कहे कि मुझे 30% से है, तो मतलब आप बात कर रहे हो कि H1 की ग्रोथ की बात करूँ तो स्टाइल बाजार ने ग्रोथ की है लगभग 55% की। तो आप H2 में बात कर रहे हो, आपका ग्रोथ 16% होगा, तो लगभग आपका ईयरली जो रेवेन्यू है वो 30% में, टॉप 25 to 30 में टॉप पकड़ रहा हूँ 30% से ग्रोथ। तो यहाँ पर दर्शाता ये है कि आपने, मैं स्टाइल बाजार की बात कर रहा हूँ, H1 में 55% से रेवेन्यू ग्रोथ किया। H2 और H1 को मिला के आप बोलते हो कि 25-30% की ग्रोथ करोगे, तो मतलब H2 में आप 16% से ग्रो करोगे। दिस इज वेरी लो नंबर्स एंड आई डिडंट फाइंड दैट अट्रैक्टिव। इसीलिए आप देखोगे स्टाइल बाजार का स्टॉक डिस्पाइट ऑफ द Q2 रिजल्ट्स आर वेरी हाई, वहाँ पर स्टॉक नहीं चलता है। उसका रीज़न ही वही है, अगर मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को बढ़ाता, 40-50% करता, तो वहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आती। तो दिस इज हाउ द स्टाइल बाजार आई लुक एट। ट्रेंड की तो कहानी खत्म है, बिकॉज 16% से ग्रोथ करना, H1 में 19% से ग्रोथ करना। हालांकि UAE में अभी उन्होंने जुडियो का स्टोर्स खोला है, 868 के ऊपर जुडियो के स्टोर्स है, लगभग कुछ 22 स्टोर्स खोले हैं वेस्ट साइड के अभी Q2 में। लेकिन द प्रॉब्लम इज कंपनी हैज रीच दैट टॉप वेयर लाइक
expansion become difficult, or also important factor is competition they are facing. ऐसा तो नहीं है कोई रॉकेट साइंस का काम कर रहे हैं, कपड़े ही तो बेच रहे हैं. तो क्या होता है कि कंपनियों का एनालिसिस करना आसान है, लेकिन जहाँ से ग्रोथ अगर कम होने लगी, अगर आपका पी 150 के ऊपर का था, तो ऑब्वियसली हाई पी में आपका स्टॉक है और आपकी जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो रही है, ऑब्वियसली वहाँ पर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टॉक नीचे की तरफ आएगा ही आएगा. सो नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन अबाउट द V2 रिटेल, बट यू कैन हैव योर ओन एनालिसिस. और जब इसका कॉन कॉल होगा तो हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा कि कंपनी और किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से उनका Q3 रहने वाला है. बट दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट द Q3 बिकॉज ऑफ द दिवाली इज वॉज इन द Q3, सो दे आर एक्सपेक्टिंग द गुड नंबर्स इन अहेड ऑफ दैट. एंड द ट्रेंड और स्टाइल बाजार तो पूरे गेम से ही बाहर है, तो मुझे लगता है. सो नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट V2 रिटेल. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Like your comment, or like mention your comment in the comment box. If you're facing some problem of any of the stocks and you want me to cover that, I'm happy to do that. There are the various comments on my US stock investing video. Thanks for that. It really motivates me to do something about the US investing, and I'll continue to deliver on these numbers. So किसी ने पूछा था आज एक अच्छे स्मॉल कैप इंडियन कंपनी के बारे में बात करो, तो आई थिंक द V2 रिटेल इज नंबर 1 प्लेयर इन द वैल्यू रिटेल फैशन. और अगर कंज्यूमर की बात करो इंडिया में, so I think this is the one space which is going to unfold and give some fantastic return as an investor. So please look out on this, read the con call, and then make your own judgment. Consult your financial advisor before you make any kind of investing in these kind of companies. So please like, share and subscribe. Gives me the motivation a lot. And if you have any comment, please let me know. Thank you very much, और मिलते हैं next video में. Thank you very much.